हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 27 है। इससे पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक है, फिर बात करें राजेंद्र प्रसाद, तो यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। फिर है कर्पूरी ठाकुर, तो ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। ओके, फिर है लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हीं पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। और यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल तिकड़ी में यह शामिल थे। ओके, लाला लाजपत राय। फिर आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे? डॉक्टर के एम मुंशी, बी एन राव, टी कृष्ण माचारी या एन माधव राव? तो कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे? सबसे पहले हम बात करें प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य, तो प्रारंभिक सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन ए। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्य थे 7। ठीक है, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? होयसला, पांड्या या काकतीय चोल? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो ये थे काकतीय राजवंश के सामंत। राइट आंसर ऑप्शन सी। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगाया गया? लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग? तो किस पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगाया गया था? तो ये लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के। राइट आंसर ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बारे बात करें तो यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने प्रथम मराठा युद्ध हुआ था इनके कारण। ठीक है, प्रथम मराठा
युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1775 से 82 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध युद्ध हुआ था और इसके बाद 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर थे। ठीक है, 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी सिंधी ने। ठीक है, महादाजी सिंधी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे सालवाई की संधि पर। ठीक है, फिर इसके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780-84 में ये युद्ध हुआ था और इसके बाद मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली। पेन चेंज कर लूँ मैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसने सहायक संधि ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी 1798 में। ठीक है, 1798 में। और इस पर हस्ताक्षर किए थे प्रथम हस्ताक्षर ये किए थे हैदराबाद के निज़ाम द्वारा। ठीक है, प्रथम हस्ताक्षर हुए थे हैदराबाद के निज़ाम द्वारा। ठीक है, फिर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, और इसके कार्यकाल में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। ओके, फिर बात करें हम लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी यह भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। इसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है और इसने व्यवगत का सिद्धांत पेश किया था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत पेश किया था जिसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी अगर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिशर्स में मिला लिया जाता था। ठीक है, फिर लॉर्ड डलहौजी इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, फिर अब हम बात करें लॉर्ड कार्नवालिस की। एक मिनट, ठीक है, फिर बात करें हम लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कार्नवालिस। इसे भारतीय सिविल
सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके कार्यकाल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1790 से 92 में हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके बाद 1792 में श्री रंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। श्री रंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ने। ठीक है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, इसके कार्यकाल कॉर्नवालिस कोड जो कि हुआ था 1793 में। ओके, तो ये थी सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875, 1867, 1828, 1887। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर, इनके बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और कहाँ की थी? तो ये की थी बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है? दिल्ली घराना, बनारस घराना, किराना घराना या जयपुर घराना? तो भीमसेन जोशी किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है? तो यह संबंधित है किराना घराना से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? डी के कर्वे, एनी बेसेंट, केसी सेन या बी एम मालावारी? तो 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना तो ये की है डी के कर्वे ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, फिर बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट यह एक आयरिश महिला थी, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में मद्रास में। ठीक है, फिर एनी बेसेंट यह आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत रूप है? ओडिशा, राजस्थान, असम या बिहार? तो लोटिया ये किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत रूप है? तो यह है राजस्थान का। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को 2003 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? शाश्वती सेन, एलाम इंदिरा देवी, बिरजू महाराज या सोनल मानसिंह? तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक को 2003 का पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था सोनल मानसिंह को। राइट आंसर ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, रजनी गवरा और हरनी गवरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? असम, बिहार, मिजोरम या पश्चिम बंगाल? तो रजनी गवरा और हरनी गवरा, ठीक है, ये किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये है असम के सांस्कृतिक त्योहार। राइट आंसर ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? गीता भट्ट, जयति घोष, उत्साह पटनायक या शांति श्री पंडित? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति यह नियुक्त किया गया शांति श्री पंडित को। राइट आंसर ऑप्शन डी, शांति श्री पंडित। नेक्स्ट है, 1932 में कौन सा संख्यात्मक पैमाना प्रस्तुत किया गया जिसने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक 4.0 निर्धारित की? ऑलरेड रोचो पैमाना, मुल्लिकेन पैमाना, पॉलिंग पैमाने या जई पैमाना? तो 1932 में कौन सा संख्यात्मक पैमाना प्रस्तुत किया गया जिसने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक 4.0 निर्धारित की? तो ये था पॉलिंग पैमाना। राइट आंसर ऑप्शन सी, पॉलिंग पैमाना। ओके, नेक्स्ट है,
अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो, अमेजन, अमूर या नील? तो यहाँ पे पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है तो वो है अमेजन नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेजन नदी ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेजन नदी ये है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। फिर बात करें नील नदी, तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि बड़ी नदी दुनिया की अमेजन नदी है और लंबी की बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी तो ये है नील नदी, ठीक है। फिर है कांगो नदी, तो कांगो नदी ये है नील नदी के बाद, ठीक है, अफ्रीका की नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके। फिर अमूर नदी, तो ये है पूर्वोत्तर एशिया में स्थित है, ठीक है, पूर्वोत्तर एशिया में स्थित है अमूर नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर या हिमालय? तो भारत में किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो खनिजों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर को। राइट आंसर ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता, अस्थायी विनिमय दर नीति, शुल्क और कोटा, चालू खाता परिवर्तनीयता? तो इनमें से कौन आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? तो ये है शुल्क और कोटा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? कुचिपुड़ी नर्तक कौन है इसमें से? राधा श्रीधर, सुरूपा सेन, अनुपमा होसकेर या कौशल्या रेड्डी? तो पेशेवर कुचिपुड़ी जो नर्तक हैं वो है कौशल्या रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, कौशल्या रेड्डी, ठीक है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में स्थित है? शिलांग पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा पठार? तो लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण यह क्षेत्र में है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पखावाज शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? मणिपुरी, कथक, ओडिसी, कथकली? तो पखावाज शब्दांश का प्रयोग मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ओडिसी नृत्य को। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिसी। ओके, ओडिसी और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ऑप्शन बात करें तो कथकली ये केरल का है, कथक ये उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है। अब इसके आगे जो 4 शास्त्रीय नृत्य और हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर डैश है? 66.48%, 67.02%, 66%, 68.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर ये है 67.02%। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बार्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है? मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो बार्ली चित्रकला ये भारत के महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1244, 1240, 1238, 1236? सबसे पहले बात कर रजिया ये कौन थी? तो रजिया यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। रजिया यह इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया और यह पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी, ठीक है। फिर बात करें कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में किस वर्ष हटाया गया? तो इन्हें हटाया गया था 1240 में दिल्ली के सिंहासन पर हटाया गया था। और रजिया सुल्तान यह दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति की जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया?
झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति के जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? जे चैडविक, ई गोल्डस्टीन, नील्स बोहर या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो किसने न्यूट्रॉन की खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में स्थित। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।